अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ आपकी स्पीकर मुनज़्ज़ा फातिमा। मैं एक माहिर नफ्सियात हूं और इस्लाह नेटवर्क के साथ मेरा काफ़ी पुराना ताल्लुक है, आप सब लोग जानते होंगे। और मेरे साथ आज मेरा साथ देंगी अमारा जैदी, फाउंडर इस्लाह नेटवर्क। ठीक है, आप लोग इनबॉक्स के थ्रू जो है वो मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि रिलेशनशिप बाउंड्रीज कैसे सेट की जाएं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चंस हमारी जिंदगियों में आने वाला एक बड़ा मसला है, क्योंकि हम जिस दौरे जदीद में से गुजर रहे हैं इसमें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि हमें भी अपनी जिंदगियां उन्हीं के हिसाब से सेट करनी है जिनको हम अपना रोल मॉडल समझते हैं, या जिनको हम सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे फॉलो कर रहे होते हैं, या हम उनसे इंस्पायर हो रहे होते हैं। तो वो वर्किंग भी होते हैं, वो घर को भी अच्छे से मैनेज कर रहे होते हैं, वो बिहेव भी बड़े अच्छे से कर रहे होते हैं, और उनकी अपनी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है। तो फिर हम देखते हैं कि अच्छा ये किस तरह से पॉसिबल है, किस तरह से एक हेल्दी रिलेशनशिप्स में लेके चल सकते हैं ना। हम अपने दिमाग को किस तरह से सेट कर सकते हैं। इस चीज को सीखना जरूरी है कि हमें अपनी बाउंड्रीज को किस तरह से मेंटेन करना है। इतना ही हमारे मर्दों के लिए भी ये चीज समझना और सीखना जरूरी है कि उन्होंने बीइंग अ मेल फिगर और बीइंग अ मेन पर्सन या हेड ऑफ द फैमिली किस तरह से बाउंड्रीज क्रिएट करनी है और किस तरह से बाउंड्रीज क्रिएट करने वालों को हेल्प आउट करना है। तो इसलिए अगर हमारे साथ कोई मर्द भी हैं तो इट्स ओके, इसमें परेशान होने की कतई कोई बात नहीं है। ये बाउंड्रीज क्रिएट करना जरूरी क्यों है, तो आप मुझे बताएंगे कि आपके ख्याल में बाउंड्रीज क्या हैं और किस तरह से आप अपनी बाउंड्रीज को क्रिएट करना करती हैं। आप लोग इनबॉक्स के थ्रू भी बता सकते हैं और अपने अपने माइक ओपन करके वन बाय वन भी बता सकते हैं कि आपके नजदीक बाउंड्रीज क्रिएट करना क्या है। रिलेशनशिप में हदूद का मुकर्रर करना सादा जुबान में बाउंड्रीज कहलाता है। बिल्कुल, अपने लिमिट्स जो हैं उनको हमने सेट करना होता है। जितना ज्यादा आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा वर्कशॉप को लेके चलना मेरे लिए भी आसान होगा, आप लोग भी इसमें एंगेज होंगे और उतनी सारी चीजें जो हैं वो आपको सीखने को भी मिलेंगी। बिल्कुल, टू बी एबल टू थिंक ऑफ योर ओन इंटरेस्ट। बिल्कुल वेल सेड आशा। अपनी हिफाजत के असूल, बिल्कुल। और फिर हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं कि हम हमारी लिमिट्स या बाउंड्रीज को हम कैटेगराइज किस तरह से करते हैं, या हम ये कैसे तय करते हैं कि किन लोगों के साथ हमने अपनी हद को मुकर्रर करना है और किस हद तक मुकर्रर करना है। आप लोग प्लीज अपने माइक सब लोग बंद कर लीजिए। इसको बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं तीन हिस्सों में कैटेगराइज करती हूँ। ये स्क्रीन पे मैं आप लोग देख सकते होंगे। आप इस तरह से समझें कि जिंदगी की तीन तहें हैं, तीन लेयर्स हैं, जिसमें हमारे साथ बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो हमारे साथ ही मौजूद होते हैं। हम उनसे जहनी अजियत भी ले रहे होते हैं, किसी से हम जहनी जो है वो हम आहंगी में भी होते हैं, किसी से हम सुकून भी रखते हैं। और लेकिन हम उन रिश्तों को तोड़ नहीं सकते। लाइक आपके वालिदैन हैं, आपके बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं, ये वो रिश्ते हैं जो टॉक्सिक हो सकते हैं, लेकिन हम इन रिश्तों को नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये रिश्ते हमारे लिए कभी जहनी अजियत का बायस होते हैं और कहीं पे जो है वो हम इनको हेल्दी बाउंड्रीज के थ्रू मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो एक बाहर आउटर बाउंड्री है, एक मिडल सर्कल है, और एक हमारा मेन सर्कल है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ग्रीन कलर में। सबसे मेजर हिस्सा जो है वो हमारा बिल्कुल सेंटर है, सेंटर पॉइंट, जो मुझसे जुड़ी हुई चीजें हैं, जो मेरे साथ ब्लड रिलेशंस में हो सकते हैं, मेरे साथ 24 घंटे मेरे घर में रहने वाले शख्स हो सकते हैं। ठीक है, इनमें आ जाते हैं सबसे पहले तो हमारी अपनी जात, इसके बाद हमारे पेरेंट्स, हमारे बहन भाई, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड। ठीक है, तो अब हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, अपने आप से स्टार्ट लेना है। ठीक है, मैं मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, मैंने अपने साथ किस तरह से बिहेव करना है। हम जब बाउंड्री सेटिंग को लेकर चलते हैं तो हम सबसे पहला हमारा टारगेट या हमारा क्वेश्चन ये होता है कि यू जस्ट कांट बिहेव विद मी लाइक दिस। ठीक है, या इन दिस सर्टन वे, यू जस्ट कांट बिहेव
ठीक है, तो नहीं, हमें ये नहीं करना है कि आप मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। मैं अपने लिए कैसे क्या कर रही हूँ, मैं अपने आप को किस तरह से मुखातिब करती हूँ, मैं अपने आप को किस तरह से ट्रीट करती हूँ, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, मेरे बच्चे। ठीक है, और ये, अपने माइक प्लीज बंद कर दीजिए। तो हमारी सबसे ज्यादा तवक्कुआत किन के साथ वाबस्ता होती हैं? अपने साथ, और अपने साथ 24 घंटे रहने वाले रिश्तों के साथ। और इन्हीं से ही जब हम तवक्कुआत ज्यादा करते हैं तो फिर हम तकलीफ में भी आते हैं, हम सुकून में भी आते हैं, क्योंकि इनके साथ हमारी बड़ी उम्मीदें होती हैं, इनके ऊपर हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, और हमारे ऊपर जो है वो इनकी जिम्मेदारियां होती हैं। इनसे हमारी ख्वाहिशें भी होती हैं, हमारे ताल्लुक की नौयत जो है वो बहुत ज्यादा गहरी होती है, इंटेंस होती है, बहुत ज्यादा करीबी होती है। ठीक है, तो ये हमारा मेन सर्कल आ गया या मेन फोकस आ गया। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा दायरा है, सेकंड सर्कल है, इसमें आ जाते हैं हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। ठीक है, दूर के या करीब के रिश्तेदार जो हैं वो इसमें होते हैं। और इनके साथ क्या है कि हम कभी कभार बात करते हैं, लाइक हमने कोई हफ्ते में एक दफा बात कर ली, कोई 10 दिन में एक दफा बात कर ली, हमें कोई मसला पड़ गया है तो हमने इनसे हेल्प के लिए कह दिया। ठीक है, अगर किसी ने हमारी हेल्प कर दी तो भी अच्छी बात है, अगर किसी ने हमारी हेल्प नहीं की तो हम बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त नहीं होते। हाँ, थोड़ी देर के लिए जो है वो हमें तकलीफ जरूर होती है, हमें परेशानी भी होती है, हमारा दिल भी टूटता है, लेकिन उसके बाद जो है वो हम सेटल डाउन हो जाते हैं कि इट्स ओके। शायद वो शख्स जो है वो किसी मुश्किल में होगा, परेशानी में होगा, या वो हमारी हेल्प जो है वो करना नहीं चाहता होगा। ठीक है, तो हम वहां पे एडजस्ट करते हैं अपने आप को, मेंटली हमने प्रिपेयर किया होता है कि हमने सेकंड सर्कल के लोगों के साथ, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की तरफ से, हमने जो है वो कोई इन डेप्थ हमारी इमोशनल अफिलिएशन नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए कभी हम हर्ट भी होते हैं और कभी हम खुश भी होते हैं, तो ये दरमियाना सा हमारा ताल्लुक चलता है। उसके बाद आ जाता है हमारा सबसे तीसरा सर्कल। ठीक है, इसमें हमारे कोई ऐसे दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं जिनसे हमारा सालों में कोई एक आध दफा मिलना हो, या ऐसे रिश्तेदार हो सकते हैं जिनसे हम कई महीनों के बाद मिलते हैं, कुछ अरसों के बाद मिलते हैं, या हमारे ऑफिस के लोग, या जहां जहां पे भी हम काम करते हैं वो लोग मिलते हैं। ठीक है, तो इन लोगों के साथ क्या करते हैं हम, हमारा ताल्लुक जो है वो इनके साथ बड़ा फॉर्मल सा होता है, बड़ा सटल से वे में हम इनके साथ चल रहे होते हैं, ना हम इनके सामने बेतुका अपना मुंह खोलते हैं, और ना ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ये पूछे कि भाई तुम्हारे घर में क्या चल रहा है और नहीं चल रहा, अनटिल अनलेस कि मैं खुद ना चाहूं कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मैं इनको नहीं बताना पसंद करती या मैं नहीं बताती। ठीक है, तो और ये लोग भी एक खास तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, मतलब कोई दूर पर एक रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, कुलीग्स हैं, कोई डेथ हो गई तो ये लोग आ गए, कोई खुशी का मौका है, शादी है, हमने इनवाइट किया तो आ गए, या इसी तरह कोई और मेन मेजर मेजर इवेंट्स पे इन लोगों के साथ मुलाकात होती है। और इनके साथ हम हर्ट सबसे कम होते हैं, इनकी मौजूदगी में हम फॉर्मल रहते हैं, हम इनके साथ बहुत ज्यादा बेतुका हंसते नहीं है, बेतुकी बातें नहीं करते, अपनी हदूद का ख्याल करते हैं, और इस चीज को सोचते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ और मुझे क्या बोलना चाहिए। ठीक है, तो इन तीन कैटेगराइज को हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, आगे चल के ये तीनों चीजें जो हैं वो हमें अपनी बाउंड्रीज को सेट करने में मजीद हेल्प आउट करेंगी। तो सबसे ज्यादा मेजर जो हमारा मसला होता है वो यही है कि हम अपने साथ और अपनी फैमिली के साथ बाउंड्रीज नहीं मेंटेन कर पाते, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, वर्क प्लेस पे हम बाउंड्रीज को अनइंटेंशनली जो है वो मैनेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी मेन फोकस है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कि हमने अपनी पर्सनल बाउंड्रीज को किस तरह से मेंटेन करना है। ठीक है, पर्सनल बाउंड्रीज को पहले तो अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि ये कोई दीवारें नहीं है, ये हम अपने इर्द गिर्द कोई खौल नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ये हम गाइडलाइंस बना रहे हैं, ये हम अपने आप को अजियत से बचाने के लिए कुछ हदूद का तयन कर रहे हैं, कुछ लाइनें खींच रहे हैं अपने इर्द गिर्द, कुछ हिफाजती, लाइक हम घर में रहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, घर के अंदर एक, घर के बाहर एक चार दीवारी बनती है। ठीक है, चार दीवारी क्या करती है, हमें बाहर के लोगों से महफूज रखती है। ठीक है, और उसी, प्लीज माइक बंद कर दीजिए। और घर की चार दीवारी हो गई,
वो हमारा थर्ड वाला सर्कल हो गया। उसके बाद सेकंड सर्कल आ गया। सेकंड सर्कल में हम क्या करते हैं, हमारा टीवी लाउंज जो है वो सेम होता है, या हमारा सिटिंग एरिया जो है वो सेम होता है, जहाँ पे हम सब घर के लोग जो हैं वो बैठ रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के साथ सारा दिन टाइम स्पेंड करते हैं किचन में, लाउंज में, ठीक है। और उसके बाद तीसरा हिस्सा हमारा आ जाता है हमारे जाती कमरों का। एक घर के अंदर कितने सारे कमरे होते हैं, मतलब हर कपल का अलग से कमरा है, हर पर्सन का अलग अलग से जो है वो कमरा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर कमरे अलग अलग है तो इसका मतलब है कि हमें अपनी जाती हदूद को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी जाती हदूद का तयन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो घर के अंदर कमरों की मौजूदगी जो है वो इस चीज की निशानदही करती है। और ये मेरा जाती एक्सपीरियंस, आपका डेफिनेटली इससे डिफरेंट हो सकता है, या आप इसको एक डिफरेंट एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बाउंड्रीज नहीं बनाऊंगी, मेरा जहनी सुकून तबाह होगा, मुझे बुरा लगेगा, मैं हर बात पे हर्ट होंगी, मुझे नो कहना नहीं आएगा, तो मैं हर बंदे के हर काम को करती रहूंगी। और जब मैं हर बंदे के हर काम के लिए हाँ बोलूंगी, अवेलेबल रहूंगी, तो मैं खुद थक जाऊंगी, मेरे पास अपने लिए वक्त जो है वो नहीं बचेगा। तो हमने क्या करना है, हमने किसी का दिल नहीं दुखाना, हमने किसी को हर्ट नहीं करना, लेकिन हमने अपनी जहनी सेहत के लिए, अपने हेल्दी माइंड के लिए जो है वो इनकार करना सीखना है, ठीक है। कि कभी मैंने ये काम कर दिया है और कभी मैं इस काम के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है। ये वो सारे काम हैं जो घर के काम नहीं है, ये वो सारे काम होंगे जो किसी भी शख्स के जाती काम है, ठीक है। तो या हम ये भी कह सकते हैं कि ये काम, हम चार या पांच बहन भाई हैं, तो हम कहते हैं कि ये काम हर दफा मुझे ही करना पड़ता है, तो प्लीज इस दफा मैं ज़हनी तौर पे इस काम को करने के लिए तैयार नहीं हुई, या जिस्मानी तौर पे मैं थकी हुई हूँ, या मैं कॉलेज से आई हूँ, या मैं स्कूल से आई हूँ, या मैंने घर का काम ज्यादा कर लिया, तो क्या प्लीज ये काम कोई और कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमने कहना सीखना है, हमने ऑप्शंस क्रिएट करना सीखनी है, ठीक है। ताकि हम अपने आप को कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सनालिटी में ना बाउंड कर लें, हमें अपनी जरूरतों की समझ आए कि हाँ मैं थक गई हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ, ठीक है। क्योंकि जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं, अगर हम मैरिज काउंसलिंग को देखें या फैमिली काउंसलिंग को देखें, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि अगर दो लोग हैं तो उनमें से एक ऐसा शख्स होता है जो कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है, और वो हर छोटी बड़ी चीज के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, खामोश हो जाता है, वो चुप रहता है कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके ना। और फिर वही चीजें जो है वो उसके लिए बबाले जान बन जाती हैं, क्योंकि जब आप जरूरत से ज्यादा किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं, जरूरत से ज्यादा आप जो है वो अपने असाब के ऊपर तनाव लेके घर को या रिश्तों को लेके चलने के लिए एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो सामने वाला शख्स ये समझना शुरू कर देता है कि जो काम सफाना कर रही है ये इसकी जिम्मेदारी है। हालांकि वो सारे काम सफाना की जिम्मेदारी नहीं है, वो घर को लीड कर रही है, वो घर को जो है वो किसी तरह के मसले में नहीं डालना चाह रही, इस वजह से वो अपने आप को मसले में डाल के सारे काम कर रही है। तो सफाना ने यहाँ पे ये करना है कि उसने कहना है कि भाई ये सारे काम मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ ये सारे काम, किसी वक्त इन कामों को किसी दूसरे ने भी करना है, ठीक है। ताकि हम अपने आप को रिस्पेक्ट दे सकें, मुझे पता हो कि मैंने अपने आप को किस तरह से रिस्पेक्ट देनी है। जब तक हम बोल के नहीं बताएंगे कि मैं थकी हुई हूँ, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाला खामोशी से समझ ले कि भाई सफाना जो है वो सुबह से शाम तक जो है वो काम करी थी, तो अब वो थक गई होगी तो मैं ये काम कर लेता हूँ। नहीं भाई, जिस बंदे को आराम मिल रहा है वो क्यों अपने आप को मुसीबत में डालेगा, वो तो कहेगा ना कि भाई सफाना करती है तो करती रहे, मैं तो बड़े मजे में हूँ, मुझे तो पका पकाया खाना मिल जाता है, मुझे तो धुले धुलाए जो है वो कपड़े मिल जाते हैं, मुझे तो बैठे को जो है वो कॉफी मिल जाती है, पानी मिल जाता है, मेरा जूता उठा के रख दिया जाता है। तो कुछ अर्सा, 6 महीने, साल लगातार यही काम करने के बाद सफाना थकना शुरू हो जाएगी, और सामने वाला शख्स जो फैसिलिटेट हो रहा होता है वो इन सारी चीजों को अपना हक समझ के सफाना के ऊपर रोब डालना शुरू कर देगा, ठीक है। सफाना इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अब सब जो है वो बाद में सफाना को ना कहना शुरू कर दें, ठीक है। अच्छा, और फिर आगे आ जाता है कि हमने बाउंड्रीज क्यों बनानी है ना, इसलिए कि हम अपने आप को रिस्पेक्ट दे सकें। क्योंकि मेरे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मुनज़्ज़ा के लिए मुनज़्ज़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमारा के लिए अमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सफाना के लिए सफाना इंपॉर्टेंट है। हर शख्स के लिए वो अहम है, इसलिए उसने बाउंड्रीज बनानी है, क्योंकि वो अपनी इमोशनल नीड्स को, अपनी फिजिकल नीड को और अपनी प्राइवेसी को अंडरस्टैंड कर सके कि हाँ ये मेरी प्राइवेसी है और मैंने इसको मेंटेन करना है। क्योंकि कोई भी इंसान साइकोलॉजिकली
थक जाता है अगर वो ऑल द टाइम सारे लोगों के साथ बैठा रहेगा। उसे अपने जाती कामों के लिए जो है वो कुछ वक्त चाहिए, लाइक आपको अपनी जिस्मानी सफाई के लिए, जो हम किसी के साथ तो शेयर नहीं कर सकते ना, उसके लिए तो आपको टाइम चाहिए ही चाहिए। आप चाहते हैं कि आप 10 मिनट बगैर शोर के जो है वो सुकून से मोबाइल स्क्रॉल कर सके, अपनी पसंद की कोई वीडियो देख सके, अपनी पसंद का कोई आर्टिकल पढ़ सके, या पसंद की कोई बुक पढ़ सके, या कुछ भी ना कर सके तो आप 10 मिनट गार्डन में जाके सुकून से जो है वो वॉक कर सके। तो अपने लिए वक्त निकालना एक्चुअली खुद को रिस्पेक्ट देना है। और जब हम खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं ना, तो सामने वाले को भी ये चीज अंडरस्टैंड होती है कि हाँ, मुनज़्ज़ा अगर अपने आप को वैल्यू कर रही है तो ये चीज बहुत अच्छी है। और मैंने भी ये चीज करनी है उसके लिए कि भाई ये उसका जो है वो वॉक करने का टाइम है तो मैंने उसको इंटरप्ट नहीं करना। ठीक है, तो हमें दूसरों को सिखाना पड़ता है। इस पे मजीद जो है वो हम आगे जाके भी बात करेंगे। और इमोशनल हमारी नीड्स जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होती हैं। ठीक है, वो क्यों नहीं होती? क्योंकि हम ओवरली एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। हम कह रहे होते हैं कि भाई मैंने सारा दिन काम किया है तो कोई शख्स जो है वो आके मेरी टांगे दबा दे, मेरे पाँव दबा दे, मुझे पूछ ले कि क्या तुम्हें एक कप चाय का चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो वहीं पे हम इसके अल्टरनेट में क्या कर सकते हैं? अगर हम जो है वो बहुत ज्यादा थक गए हैं और हम चाहते हैं कि कोई शख्स हमारे लिए आके एक कप चाय का बना दे, और कोई शख्स जो है वो ये चीज हमारे लिए नहीं करता, तो आपको कैसा फील होता है, या आपके पास इसका अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है? आप लोग इनबॉक्स करके मुझे या बता तो ये होता सकते है कि हैं। हम लोग खुद ही फिर खुद को कहते हैं, थपकी देते हैं और खड़े होते हैं कि कोई बात नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ अपने लिए ना। हम्म। या फिर ये है कि आप चुपक के लेट जाते हो और आराम से अपने कमरे में जाके फोन पे हम्म। स्क्रॉलिंग कर लिया, सो लिया। हम्म। यही होता है। अच्छा। हम्म। एग्जैक्टली exactly, ये सना इलाही ने कितना अच्छा मैसेज किया है कि इतना काम ना करके, हाँ जी, हमने नेक्स्ट डे अपने आप को ये भी रिमाइंड कराना है कि इन सारे कामों में मैं जिस जिस शख्स से आ जो रहा जो है या है। नहीं? प्लीज माइक बंद कर दीजिए। जिसने सिर्फ बात करनी है वो माइक ओपन रखे। कि जो काम जिससे मैं जितनी हेल्प ले सकती हूँ मैंने ले लेनी है, मैं हेल्प ना लेके अपने साथ भी दुश्मनी कर रही हूँ। ठीक है, खुद अपने लिए हम चाय बना सकते हैं। ठीक है, और अच्छा, सब लोगों ने जो है वो यही कहा है। इसके साथ साथ जो है ये बहुत खूबसूरत बात की है कि हमने दूसरों को भी ये बताना है कि भाई नेक्स्ट डे जो है वो कल को जब भी मैं ये काम करूंगी तो आपने इसमें मेरे से हेल्प लेनी है। लाइक ज्यादातर यहाँ पे खवातीन हैं तो हम घर के किचन की बात करें, लाइक आपकी जिम्मेदारी जो है वो खाना बनाना है, तो आप क्या करेंगी? अब खाना बनाने में जो है वो आप क्या हेल्प ले सकती हैं? खाना तो जो है वो रिमशा को ही बनाना है या सानिया को ही बनाना है, तो क्या हेल्प लेंगी आप उसमें? दूसरों से अपने आप को किस तरह से फैसिलिटेट करेंगी? हम इस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं कि लाइक हमारे घर में कोई और दो तीन चार शख्स जो भी बैठे हैं, लाइक हमारे हस्बैंड बैठे हैं, हमारे भाई बैठे हैं, हमारे वालिद हैं, हमारी वालदा हैं, हमारी बहन है, हम उनसे कह सकते हैं कि भाई लाइक कोई भी सब्जी बनाने वाली है, हम उनके पास चले जाएंगे, वो सारा सामान लेकर उनसे कहेंगे कि हाँ जी आप भी मेरे साथ हेल्प कर दें। हम उन्हें अच्छी कंपनी देंगे, उनके साथ बातें करेंगे और वो हमारे साथ जो है वो काम निपटा देंगे। ठीक है, कपड़े धो रहे हैं तो आपके हस्बैंड, आपके स्पाउस, आप उनके साथ बातें करते हैं, मोहब्बत से, प्यार से, लड़ाई झगड़े वाले मामला जो हैं वो कम है, तो डेफिनेटली वो आपके साथ कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं। तो ये हम अपने आप को इमोशनली फैसिलिटेट कर रहे हैं। जब हम अपने आप को इमोशनली फैसिलिटेट कर रहे हैं तो हम अपने आप को काम डाउन होने की, अपने आप को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो है वो जितनी भी पॉसिबल सॉल्यूशंस है वो हम कर रहे हैं ना। बिल्कुल रिमशा, इसी तरह से हम कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो इमोशनल बाउंड्रीज का आपको समझ आ गई है। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि वो लोग जो आपके इर्द गिर्द टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, आपको ताने करते हैं, उनके साथ एवरी टाइम हमारी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होती कि हम उनके साथ बहस करें। हम उनको क्लैरिफिकेशंस देते रहें, हम उनको जस्टिफिकेशंस देते रहें, वहां पे हमने अपने आप को स्टॉप लगाना है कि ये शख्स, ये बंदी, ये फर्द जो है ये सिर्फ नेगेटिव बोलेगा, सिर्फ मुझे डिग्रेड करेगा, सिर्फ मुझे इरिटेट करेगा, तो मैंने इसके साथ बहस ही नहीं करनी है। क्योंकि बहस बराए बहस का कोई है ही नहीं ना, कोई नतीजा ही नहीं है। तो मैंने वहां पे अपने आप को ये चीज सिखानी है कि मैंने यहाँ पे खामोश रहना है। मेरा यहाँ पे एक दफा दो दफा उसको अच्छे से सॉलिड वे में जवाब देना जरूरी है, लेकिन अगर उस शख्स को समझ नहीं आती तो मैंने यहाँ पे अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है, मैंने यहाँ पे खामोश हो जाना है। ठीक है,
उसको इस तरह से इग्नोर करें जैसे आप डेड इग्नोर कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिकल बाउंड्रीज हैं, ये जितनी सारी हमने बात की इसमें से मेन चीजें जो है वो हमारी फिजिकल बाउंड्रीज है। लाइक फिजिकल बाउंड्रीज में जो मेरे पास बहुत ज्यादा केसेस आते हैं, उनमें से एक मेन केस ये होता है कि लाइक जब बच्ची की शादी होके अब वो अपने इन लॉज में जाती है, तो हर बंदा आके उसके सर पे प्यार दे रहा होता है, देवर हाथ मिलाने के लिए हैंडशेक कर रहे होते हैं। हर बड़ा बूढ़ा ऑपोजिट जेंडर के जितने भी लोग हैं वो कोशिश करते हैं सर पे प्यार देने के साथ साथ कंधे पे भी हाथ रख देना। तो वहां पे आपको क्या लगता है कि क्या करना है? या आप अगर मैरिड हैं तो आपके ऊपर ये टाइम आया था तो आप लोगों ने क्या किया था? मैं जो आने वाली बच्चियां हैं जो अभी न्यूली वेड होती हैं उनको ये कहती हूँ कि अगर आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, जितने भी मेल फिगर्स हैं आप उनके उनसे जाके जो है वो सर पे प्यार नहीं लेना चाहते, तो आप अगर कोई आपके कमरे में आया है या आप किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे सब लोग बैठे हैं, तो वहीं पे स्टिल कोई 8-10 कदम के फासले पे रुक जाएं और वहीं पे मुंह से लाउड आवाज में बोल के जो है वो सलाम लें। ठीक है। ठीक है, वहां से आप वर्बली मुंह से बोल के जब सलाम ले लेते हैं ना, और अगर कोई बंदा जो है वो बहुत बूढ़ा है, ज़ईफ है, उससे प्यार लेने में कतन कोई कबाहत नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि बाउंड्रीज मेंटेन हो, तो 3-4 कदम पीछे खड़े हो के एक दफा बस हल्का सा जो है वो सर आगे करेंगे, और अगली दफा उस बूढ़े ज़ईफ आदमी को पता चल जाता है कि बच्ची कंफर्टेबल है नहीं है, तो वो नहीं दोबारा आपके सर पे हाथ रखने की कोशिश करता है। जो आपके साथ शेक हैंड करने की कोशिश करते हैं उनको जो है वो हल्का सा स्माइल के साथ आप बता सकते हैं कि भाई अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, थोड़ा सा आगे को हल्का सा झुक के, और इट्स मीन कि भाई मैं हाथ नहीं मिला सकती। एक दफा अगले बंदे को बुरा लगेगा, हो सकता है आप लोग को ये कोई कह भी दें कि भाई भाई है तुम्हारा, भाई कोई भाई नहीं है, जो सिर्फ आपकी माँ ने पैदा किया है वही आपका भाई है, इसके अलावा कोई भाई नहीं है आपका जिसके साथ आप हाथ मिला सकें। ठीक है, तो नहीं मिलाना है। एक दफा बुरा लगेगा, अगली दफा के लिए जो है वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैं हमेशा इस तरह से करती थी, मैं 8-10-15 कदम जो है वो पीछे रुक जाती थी और वहीं से लाउड आवाज में इस्लाम किया करती थी। अगर कोई मेरे कमरे में आता था बगैर नॉक किए, तो मैं हमेशा फटाफट अपना दुपट्टा ढूंढती थी और मैं कहती थी आप आवाज दे देते या आप बता देते तो मेरे लिए आसानी होती है, मैं दुपट्टा ढूंढ लेती ना। हालांकि ठीक है ऐसा कुछ नहीं भी आता, लेकिन मैं ये वो चीजें जो बताती हूँ, ठीक है, आप एक दफा दो दफा इन जुमलों का इस्तेमाल करेंगे तो अगले बंदे के अंदर जो है वो शर्म या लिहाज तो होता है ना, जाहिर है। जो आप बच्ची को ब्याह के अपने घर में लेके आए वो इस तरह से कोई नदीदे लोग तो नहीं है ना, तो वो इन चीजों को रिगार्ड करेंगे। लेकिन पहले हमने बोल के कहना शुरू करना है, ठीक है। कहीं पे बैठने की बारी आ रही है तो कोशिश करें अपने हस्बैंड के साथ बैठें या खवातीन के साथ जो है वो बैठें। ठीक है, अगर कोई मर्द आपके साथ आके सोफे के ऊपर बैठ गया है तो वहां से 1 मिनट के लिए उठ जाएं, मत मुरव्वतन बैठे रहें। नहीं मुरव्वत दिखानी है, ठीक है, वहां से उठ के खड़े हो जाएं, ठीक है, किसी दूसरी जगह बैठ जाएं कि भाई अंकल ताया चचा जो भी है मर्द है, आप मतलब वो बैठे हैं तो आप दूसरी जगह पे बैठे। तो ये वो चीजें हैं, आपको सब लोग कहेंगे कि हाँ हाँ वो ऐसे नहीं है, उनसे कहें हाँ जी मुझे पता है वो ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, बस मुझे थोड़ी हेजिटेशन फील होती है, मुझे इन चीजों की आदत नहीं है। ठीक है, तो इतना सा बोल देने से हमारी जिंदगी में इतनी सारी जो है वो बाउंड्रीज पे क्रिएट हो जाती हैं। और शादी के बाद अपनी बच्चियों को सिखाएं कि कमरे के दरवाजे बंद रखने हैं। ठीक है, जब आपके शौहर कमरे में मौजूद हैं या नहीं हैं, जब आप कमरे में जाएं दरवाजा बंद कर लें। ठीक है, और ऑल द टाइम मैं नहीं कहती कमरों में घुसे रहें, बाहर आके फैमिली के साथ भी जरूर टाइम स्पेंड करें, बट जब भी आप कमरे में गए हैं दरवाजा बंद कर लें। ठीक है, आपके लिए यकीनन लोग बुरा बोलेंगे, लेकिन इट्स ओके, 2-3-4 हफ्तों के बाद आपको भी आदत हो जाएगी और उनको भी आदत हो जाएगी। क्योंकि हर जगह बाउंड्रीज को मेंटेन नहीं रखा जाता है, हर बंदा इस चीज का ख्याल नहीं करता है कि मैंने बाउंड्रीज को जो है वो बनाना है। ये बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती है जहाँ पे इन चीजों को कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। जब बच्चियां शादी होके जाती हैं तो वो कहते हैं हाय इसके तो नखरे बड़े हैं। अल्लाह ताला ने 2 कान दिए ना, वो इसलिए दिए हैं कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। ठीक है, तो इस तरह की बातों को परेशान नहीं होना है। ये टाइम जो है वो अब 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, और दोबारा से जो है वो आप लोगों ने इसी लिंक के साथ जो है वो रीज्वाइन करना है, और अगर नहीं होगा तो मैं लिंक दोबारा से शेयर कर दूंगी। ठीक है, ये हमारी फिजिकल बाउंड्रीज हो गई। इसमें कोई और आप लोग मजीद ऐड करना चाहते हैं फिजिकल बाउंड्रीज में तो मुझे बताइए, हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं।
अच्छा, जो लोग जो है वो हमें गीबत में शामिल करना चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल किया रिप्शा। हम लोग अक्सर बैठे होते हैं, लोग जो हैं वो बातें कर रहे होते हैं, और जब हमारी नई नई शादी होती है तो हम वहां से उठ भी नहीं सकते, ठीक है, और हमें वो सारी चीजें सुननी भी पड़ती हैं। तो वहां पे फिर आपने शुरू में तो ये करना होता है कि जब आपके पास ऑप्शन नहीं है ना उठने का, तो आपने खामोश रखना है, अपना मुंह बंद रखना है, आपने किसी तरह की कोई हाँ ना कुछ भी नहीं करनी, ठीक है। कुछ टाइम में जब आप अपने इन लॉज को, उनके पैटर्न्स को समझ जाएंगे, तो आप, अब तो अल्लाह ताला ने मोबाइल दिए हुए ना, मोबाइल के ऊपर खुद ही हल्की सी बेल कर लें। फोन आ रहा है, अम्मी का फोन आ रहा है, अबू का फोन आ रहा है, शोहर का फोन आ रहा है, चचा का आ रहा है, ताया का आ रहा है, मामी चची किसी का भी आ रहा है सुनने के लिए, एक्सक्यूज मी मैं 2 मिनट आई, ठीक है, नमाज पढ़ने का टाइम हो रहा है तो उठ के चले जाए नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बच्चियां ये गलती करती हैं, वो फटाफट जो है वो मुंह फट होने का सबूत ये देती हैं कि भाई मैं किसी की गिबत नहीं कर सकती। नहीं बोलना है इस तरह से आपने। बाउंड्रीज बनाने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने सामने वाले को हर्ट करना है। हो सकता है उसके दिमाग में हो ही ना कि ये गीबत है, सिर्फ आपको गीबत लग रही हो, ठीक है। तो आपने अपने लिए खुद वे आउट ढूंढना है, वहां से फरार हासिल करने का, वहां से उठने का। या तो आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं, बहुत ज्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा आप जो है वो एक घर में एक डोमिनेट फिगर समझे जाते हैं, तो आप किसी को भी जो है वो स्टॉप कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे गीबत नहीं करनी है, मत गीबत करो, गुनाह होता है। वरना हर बंदे ने अपनी अपनी कब्र में जाना है। हर शख्स को पता है गीबत करना गुनाह है। और मुझे जहाँ पे मेरे नए रिश्ते बने हैं, वहां पे बोल के किसी के साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं करने। अगर वो गीबत कर रहा है, वो उसका और अल्लाह का मामला है। मैंने नहीं सुनना, मेरे इख्तियार में सिर्फ ये है कि मैंने उस गीबत को जो है ना उसमें हिस्सा डालना, और ना मैंने उसको मजीद सुनना है। तो मैंने वहां से कैसे उठना है, मैं, मेरा जो है वो सिर्फ मेन फोकस ये है कि मैंने यहां से उठ के निकल जाना है। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाते हैं टाइम बाउंड्रीज। वही बात फिर कि हम अपने आराम के लिए वक्त नहीं निकालते। लाइक बहुत सारे बच्चियां या बहुत सारे घरों में जो है वो दोपहर के बाद आराम किया जाता है, और कोई ना कोई फर्द जो है वो आ जाता है। अच्छा, हमसे बात बात उगलवाने की कोशिश करें, तो हम इतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि हम फौरन से जो वो पूछना चाह रहा है वो मुंह से उगल देंगे। हम सादा कह देंगे कि भाई मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे तो नहीं पता चला था, मुझे तो नहीं अंदाजा, ठीक है। तो बात को तब्दील करना हमारे अपने हाथ में है, ठीक है। तो हम बात को तब्दील करने हैं। अच्छा, किस तरह से गलत बात आप कह रही हैं, मैं इस सवाल को समझी नहीं हूँ वजिया सिर्फ, कि हम गलत को कैसे शो करें, और अगर बोलेंगे नहीं कि ये बात गलत है तो। अच्छा, गलत को शो करना शुरू में हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब जो दौर है इसमें इतना ज्यादा नॉलेज लोगों के पास है कि उन्हें गलत और सही का तदारुक है। वही एक सेम सिचुएशन जो है वो वजीहा के लिए सही हो सकती है और रिमशा के लिए गलत हो सकती है, ठीक है। अब वो मेरे लिए सही है या गलत है, जरूरी नहीं है कि वो सामने के लिए, सामने वाले के लिए भी सही या गलत हो। तो उसकी बाउंड्रीज में भी हमने इंक्रोच नहीं करना है। हमने अपने पर्सपेक्टिव को अगले बंदे के ऊपर नहीं थोपना है, ठीक है। अगर हमारी उसके साथ इतनी अच्छी दोस्ती है, इतनी अच्छी इस्लाम दुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि जब वो शख्स अकेला हो तो हम उसको अकेले में बता दें, या कोई बात इस तरह की कर दें कि अच्छा तब आप ऐसे कह रही थी तो मुझे लगा, उसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव उन्हें दें, ठीक है। पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज करके देना है। वरना हमने किसी को भी ये नहीं कहना है कि जो तुम बात कर रहे हो ये गलत है। वो वजीहा के लिए गलत है, वो रिमशा के लिए गलत नहीं है, ठीक है। रिमशा को उससे सुकून मिल रहा है, वजीहा को उससे जो है वो हर्ट फील हो रहा है, तो गलत किसके लिए हुई, वजीहा के लिए हुई ना। तो हमने हर बंदे को बोल बोल के नहीं बताना है कि ये बात तुम गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। हाँ, अगर वो डायरेक्टली मुझे हर्ट कर रही है तो मैं मना करूंगी। अगर वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक मुनज़्ज़ा और अमारा बात करी है वजीहा के बारे में, तो ये मुनज़्ज़ा और अमारा की गिबत का ताल्लुक है। मुनज़्ज़ा और अमारा को अल्लाह ताला पूछेंगे, ठीक है। इसमें वजीहा का हमारे साथ कोई बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप नहीं है, तो वजीहा कहेगी हाँ मुनज़्ज़ा और अमारा, तुम लोग जो बात कर रहे हो ना रमशा के बारे में, वो इंतहाई गलत है। भाई हो सकता है कि आपको सही सूरत हाल का ना पता हो, और हो सकता है कि हम दोनों को इस बात पे बुरा लग जाए, और हम आपके सर हो जाएं कि भाई आप कौन होती है हमें गलत कहने वाली, ठीक है। तो पहले अगले बंदे के बिहेवियर के बारे में आपका जानना जरूरी है, ठीक है। और अगर फिर भी उनके हिसाब से वो सही है, करती हैं तो करती रही हैं। अल्लाह ताला ने जो है वो खुद उनसे पूछना है, वजिया से, मुनज़्ज़ा और अमारा के बारे में अल्लाह ताला ने सवाल नहीं करने हैं, अच्छा, ठीक है। मेरे जी जी। पास हैंड रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने हैंड। कहा हैंड रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा था। जी जी, हमारा बड़ा बोले। अच्छा टॉपिक चल रहा है, बहुत ज्यादा।
बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है और माशाल्लाह बड़ी अच्छी वर्कशॉप दी आपने अब तक। अभी खत्म होने वाला है, दोबारा फिर स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह फिर उसमें काफी सारी बातें मैंने नोट की हैं, तो हम डिस्कस करेंगे मजीद। अभी जो आप बात करेंगे ना बहुत प्यारी बात है, लेकिन ना मे बी सुनने वालों को ये लगे कि जो हमें दीन हुक्म देता है कि अमर बिल मारूफ नहीं अनिल हम्म। मुनकर, इसके ऑपोजिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आप बात करेंगे ना कि स्टार्ट में हमारे ऊपर ये फर्ज नहीं है, तो तरबियत जो है ना ताल्लुक के बगैर नहीं हो पाती। जब तक आपका किसी से ताल्लुक नहीं है ना, किसी को आप जानते नहीं है, किसी से आपका कनेक्शन नहीं है, किसी की आप कोई आपसे जो है ना मुतासर नहीं है, किसी के आप आइडियल नहीं बने, किसी के दिल में आपने जगह नहीं बनाई, तब तक आप उसकी तरबियत नहीं कर सकते। तब तक अब उसे गलत और सही की जो तमीज है, या गलत और सही की जो दावत है इल्लल्लाह, कोई भी आप दावत गुनाह से रोकना चाह रहे हैं, तो वो तब तक आप नहीं दे सकते। लेकिन हमारे माशरे में ये चीज सिखाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती बच्चियों को बचपन से। खास तौर पे जो दीन को समझने वाली बच्चियां हैं, या हमारा जो सोशल मीडिया है उस पर जो दीनिया हदीस आ रही होती हैं, उसमें भी ये बात तो बताई जाती है कि बुराई से रोकना है, बुरी बात हो रही हो तो उस पर जवाब दो, रोको, मना करो जबान से, हाथ से। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कैसे रोको, कैसे करो। तो आप बड़ा अच्छे अंदाज से ये बात है ना डिस्कस कर रही हैं। अगर मजीद सवाल इस हवाले से आ रहे होंगे तो फिर वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि तरबिया जो है वो बगैर ताल्लुक के मुमकिन नहीं है। यानी ये आप एक रूल याद कर लें कि किसी को भी अपने मना करना है किसी गलत काम से, जो बुराई का काम है, तो आप उसको नहीं मना करेंगे, अपने जबान को जोर से रोक के रखेंगे जब तक आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं बनता कि जिसकी बुनियाद पे आप उसको मना कर सकें। और या आपकी अथॉरिटी, एक तो ताल्लुक या आपकी अथॉरिटी, यानी कि या तो आप हाकिम वक्त हैं, खलीफा हैं, या आप कोई मतलब किसी ऐसे पोस्ट के ऊपर हैं कि जहां पर आपके पास अथॉरिटी है मना करने की, तो अथॉरिटी वाला बंदा मना कर सकता है। लेकिन एक बहू होने के नाते, बेटी होने के नाते, बहन, कजन, मतलब किसी भी रिश्ते के अंदर हमारे पास अथॉरिटी नहीं होती किसी भी किस्म की, तो वहां पर फिर ताल्लुक काम आता है कि आप अगले से ताल्लुक बनाते हैं, उसके साथ आपका सलाम दुआ है, उसको आप जान पहचान है, उसको वो आपसे मुतासर है, आपका अच्छा अखलाक उसके दिल में उतरा हुआ है। फिर जाकर आप इस स्टेज पे आते हैं कि अब आप उसको बता सकें कि ये चीज ज़ाहिर है, तो पता ही होती है हर इंसानों की क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन फिर आप अपने अमल से उसको जो है इस तरफ ला सकते हैं, कायल कर सकते हैं, फिर जबान से भी आप उसको फिर नसीहत कर सकते हैं अच्छे अंदाज से कि कैसे हमें जो है वो सही रास्ते पर चलना है। तो बाकी माशाल्लाह बेहतरीन जा रहा है। बिल्कुल। मुनज़्ज़ा, ये दोबारा मीटिंग स्टार्ट होती नहीं है अगर आप इसे खुद एंड ना करें। अगर आप इसको भी एंड कर दें फिर दोबारा क्रिएट करें तो हो जाएगी। ओके लेकिन मैं। अगर जूम में एंड मीटिंग, तो फिर जूम आपको 9 मिनट्स लेता है दोबारा अच्छा, स्टार्ट करवाने में। मैं इसको अभी एंड कर देती हूँ और फिर इसको हम रीज्वाइन करते आप हैं सब यहीं से, लोग ठीक वहां है? पर लिंक्स, आप लोगों को मिले हैं वहीं पर लिंक्स दोबारा आ जी, जाएंगे, या फिर इसी को हम दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, इसी ठीक को है? हम दोबारा जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। दोबारा ठीक। दोबारा कितनी देर तक स्टार्ट करेंगे, अभी दो फौरन? जी जी, अभी मैं इसको एंड कर रही हूँ और यहीं से हम दोबारा जो है वो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। एंड मीटिंग फॉर ऑल कर यस। देना। वालेकुम सलाम। बस जजाकिल्ला। बस बात यह है कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव को समझना और उसकी डेप्थ में जाना, ये हमारा काम होता है कि हम हिकमतों को समझे, मामलात की, आयत की, अहादीथ की। हम सिर्फ जाहिर को देखकर जाहिर के ऊपर जो है वो हुक्म लगाना शुरू कर देते हैं आमतौर पर। तो जो एग्जैक्टली। हमारे लिए मसाइल बनाता है, हमें हिकमतों को, दीन की जो हमें हिकमतें दी गई, दीन की जो रूह है, जो एसेंस है, जिसके लिए दीन अल्लाह ने नाजिल किया, तो उसको हमें जो है ना अंडरस्टैंड करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। मैं ना कुछ पिछली बातों के ऊपर तबसरा करना चाहूंगी। बड़ी अच्छी बातें हो रही थी, जिसके अंदर एक बात मेरे जहन में आ रही थी, वो ये कि देखो जब हमें बुखार होता है ना, तो फिर बुखार की कैफियत के अंदर हमें सर्दी ज्यादा लगती है। अगर बुखार हमें पहले ही हो और मौसम खराब हो जाए तो हम ज्यादा जो है फ्लू का शिकार हो जाते हैं, ज्यादा हमें खांसी और ज्यादा चीजें हमें हो जाती हैं। तो लेकिन जब हम अंदर से हेल्दी होते हैं, जब हमें अंदर बुखार नहीं होता हमारी बॉडी को, तो फिर हमें बाहर के जो वायरस हैं और जो बाहर का जो वायरल इन्फेक्शन है वो हमें कम मुतासर करता है। तो ये नहीं, हमारा इम्यून सिस्टम जितना मजबूत होता है उतना कम बीमारियां हम पे हमलावर होती हैं। तो यही चीज, यही मिसाल बाउंड्री सेटिंग के अंदर आती है कि जितनी ज्यादा आप अंदर से हील्ड होते हैं, जितना ज्यादा आप अपने जात के साथ आपका ताल्लुक मजबूत होता है, जितना आप अपने अंदर से जो है कनेक्टेड होते हैं, उतना ज्यादा जो है वो आपके लिए बाहर के जो फितने हैं या बाहर के जो मसाइल हैं उनसे डील करना आसान हो जाता है। और आप उतना ज्यादा आपके लिए जो है वो बाउंड्री सेटिंग करना जो है वो आसान होता है। तो ये बहुत अहम बात है, बहुत अहम चीज है।
इस बात को समझना कि हमें अपने अंदर अवेयरनेस पर काम करना है, अपने अंदर हमारे क्या चल रहा है, हमने अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी है। तो माइंड की रीप्रोग्रामिंग करना जो है ना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बाउंड्री सेटिंग की जो जितनी बातें सारी मुनज़्ज़ा ने बताई वो बेहतरीन है, और लेकिन वो तभी काबिल अमल है जब आप अपने माइंड को ये मैसेज देंगी कि मुझे बाउंड्री सेटिंग करनी आती है और मैं बाउंड्री सेटिंग करूंगी और बाउंड्री सेटिंग करना इजी है। जब तक आपके मुंह से ये निकलता रहेगा कि नहीं, मेरे इन लॉज तो बहुत टॉक्सिक है, मैं तो नहीं कर सकती, नहीं मेरा तो ये वाला रिश्ता बहुत मुश्किल है, नहीं आपके लिए तो पॉसिबल होगा लेकिन मेरे लिए नहीं। जब आपके अंदर से नहीं जाएगा ना कि नहीं मैं नहीं कर सकती, तब तक आप नहीं कर सकते। और जब आप अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करेंगे, और फिर मैं दोबारा एक बात कहना चाहूंगी कि मैं ऐसे मतलब मुझे बाज़ ये ब्लेम लगता है कि यूं कहना कि आप नहीं करना चाह रही, आप नहीं कर रही। तो मैं ये नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि आपके माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हुई हुई है कि आपको फील हो रहा है कि आप नहीं कर सकती। आपको अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी होगी। अब रीप्रोग्रामिंग करने के लिए आपको बहुत सी टेक्निक्स मिल जाएंगी, आपको एनएलपी की टेक्निक्स मिल जाएंगी, आपको जो है वो बहुत सी ऐसी ऑडियोज मिल जाएंगी अफर्मेशंस की जिसके थ्रू रीप्रोग्रामिंग होती है। आपको ऐसे प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ सकती है बाज दफा रीप्रोग्रामिंग के लिए। आपको ऐसी कोई दोस्त मिल सकती है जो आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग करे और आपको बार बार एक मैसेज दे, जिससे आपका माइंड जो है वो रीप्रोग्राम हो जाए कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ और ऐसा जो है वो पॉसिबल है। आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अगर आप में चैट बॉक्स में लिखें या माइक पर कोई कुछ कहना चाहे इस हवाले से, तो ये जो ये है थोड़ा बहुत। जी थोड़ा सा जी। एक्सप्लेन कर दें, सिर्फ थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर दें इस चीज को। अ, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि किस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूं। यही वाला जो आपने कहा है ना, कि जो रीप्रोग्रामिंग है वाले को। वो। जी 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 जी। हाँ। तो देखो, हमारा जो माइंड है ना वो गाड़ी की तरह होता है। हमारी जिंदगी जो है वो गाड़ी है, हमारा माइंड उसका ड्राइवर है। ठीक है। अब जो कुछ हमने ड्राइवर को सिखाया स्टार्ट से गाड़ी में बिठाते ही, कि गाड़ी को ऐसे 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 चलाना है, जैसा हमने इसको चलाना सिखाया तो वो ड्राइवर उसको वैसे ही चलाता है माइंड को। तो हमारा माइंड प्रोग्राम्ड कब होता है? हमारा माइंड प्रोग्राम होता है माँ के पेट में प्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाता है। माँ के पेट के अंदर से हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है और पूरा चाइल्डहुड हमारी प्रोग्रामिंग होती रहती है। और जब हम पहुंच जाते हैं ना, कहते हैं ना बच्चे की शख्सियत की तकमील हो जाती है 12 साल की उम्र में। तो 12 साल की उम्र तक प्रोग्रामिंग पूरी हो जाती है। तो 12 साल के बाद जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं ना वो उसी 12 साल से पहले के एक्सपीरियंस की बेस पर कर रहे होते हैं। तो उसके बाद फिर हमें अपने माइंड को अगर किसी नई चीज के ऊपर लेकर आना है, कुछ नया सिखाना है, तो वो सिखाना पड़ता है बाकायदा, उसकी रिप्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। अगर हम जैसे है ना, जब आप स्कूलिंग कर रहे होते हैं बच्चों की, उसके बाद आप कहते हैं मैंने होम स्कूलिंग करनी है बच्चों की। तो होम स्कूलिंग से पहले आपको बच्चों की अनस्कूलिंग करवानी पड़ती है कुछ साल तक, कि आप अनलर्न करो। मतलब हमने कुछ भी लर्न किया हुआ है पैटर्न, तो हमने कोई नया पैटर्न उसी चीज के बारे में लर्न करना है, तो हमें पहले पहले वाले पैटर्न को अनलर्न करना पड़ता है, फिर हम नया पैटर्न सीख पाते हैं। यानी आप इसकी मिसाल ले लें, दो ग्लासेस हैं। अब एक गिलास के अंदर जो है वो आपने पत्थर डाले हुए हैं, दूसरे गिलास के अंदर आपके पास मोती हैं। अब आप चाहते हैं कि आप इस जो जिसमें पत्थर पड़े हुए हैं उसके अंदर आप कुछ मोती जो है वो डाल दें और आपका गिलास प्यारा लगे। तो आप मुझे बताएं कि कैसे आप पत्थर वाले गिलास में मोती कैसे डालेंगे? खाली कोई करेंगे माइक। पहले उसको करके। हाँ, पहले आप उसको खाली करेंगे, तो उसके बाद हाँ आप उसके अंदर मोती डाल सकते हैं, वरना आप उसके ऊपर अंदर मोती डाल ही नहीं सकते ना। ठीक है। आप उसके अंदर मोती डाल नहीं सकते। अच्छा, अब खाली करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं कि आपने खाली कैसे करना है। हो सकता है कि आपको उसको उल्टाना पड़ जाए। ठीक है। पत्थर है अगर बहुत सॉलिड है तो आपको उसको पूरे को उलट कर फिर उसमें आप मोती डालेंगे। अच्छा, लेकिन अगर आपके पास कोई लिक्विड के अंदर कोई चीज है, आपके उसमें दूध है और आपने उसमें पानी डालना है, तो हो सकता है कि आपको लंबा टाइम लगे और आप उस दूध वाले गिलास के अंदर मुसलसल पानी डालते रहे डालते रहे डालते रहे। पहले वो दूध के अंदर पानी मिक्स होगा, लस्सी बनेगी, करते 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 मतलब हो सकता है घंटे बाद जो है वो प्योर पानी आपके सामने आ जाए। फिर भी कहीं ना कहीं दूध का जो जायका है या कोई ना कोई जो दूध की चिकनाहट है वो आपकी लगी रहेगी दरवाजों के ऊपर, उसकी दीवार के ऊपर ना, गिलास की दीवारों के ऊपर।
तो आई नहीं, अब आपके माइंड में क्या है, किस लेवल का है, तो उसके हिसाब से फिर आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग होगी। हो सकता है बाज लोगों को प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो और उनको कई साल लग जाए प्रोफेशनल हेल्प लेने में, क्योंकि उनके माइंड की प्रोग्रामिंग इतनी ज्यादा खराब हुई हुई हो ना कि उसको रिप्रोग्राम करना उनके लिए पॉसिबल ही ना हो सकता है बाज लोगों की माइंड की जो है प्रोग्रामिंग इतनी बुरी ना हुई हुई हो, आसान हुई हुई हो, मतलब थोड़ी सी जो है वो खराबियां हो कि जिसको वो बास टेक्निक्स के थ्रू, एक दो सेशंस के थ्रू वो जल्दी जो है वो अनलर्न करके अब वो चीजें लर्न कर लें, अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर लें। और हो सकता है बाज कोई किताब पढ़ ले इंसान, या किसी अच्छे दोस्त से मिल ले, किसी अच्छी सोहबत में बैठ जाए, तो कोई जुमला ऐसा हो जो उसके माइंड की रिप्रोग्रामिंग कर दे, उसके जाके जोर से दिल में लगे। कहते हैं ना भाई, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, ऐसे करके कोई शेर है कि भाई हम्म। बाज दफा किसी की बाज दफा किसी की पावरफुल बात हमारी जो है वो माइंड की रिप्रोग्रामिंग कर देती है कि यार ऐसे नहीं ऐसे। ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे पैटर्न्स पे कि वो कितने पुख्ता हैं, वो कितने अच्छे हैं या वो कितने बुरे हैं, वो कितने ज्यादा जो है वो रिपीटेडली किए गए हैं हमारे साथ, कि वो हमारे पैटर्न्स बन गए हैं। तो मतलब मैं आपको एक और मिसाल देना चाहूंगी कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में भी देती होती हूँ कि अगर कोई कोई घर है और उसका रास्ता नहीं बना हुआ, अभी जंगल के दरमियान में घर है, तो अगर किसी एक शख्स गया और उसने वो रास्ता, कोई रास्ता चूज किया झाड़ियों के दरमियान में से और घर तक पहुंच गया, तो और दूसरा बंदा आएगा, वो देखेगा कहाँ से जाऊं, जहां से पहले पत्ते टूटे हुए होंगे, टहनी या शाख गिरी हुई होगी, वो उसको सेफ फील करेगा और वो फटाफट उस रास्ते पर चलकर वो उस घर तक पहुंच जाएगा। अब जितने लोग उस रास्ते पर चलते जाएंगे वो रास्ता उतना पुख्ता होता रहेगा। लेकिन जब तक वो सिर्फ कच्चा रास्ता ही है तब तक उस रास्ते को बदलने में आसानी होगी उस शख्स को। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो रास्ता पक्का हो गया, उस रास्ते को जो है वो किसी ने पक्का करवा दिया, और जी जो कुछ भी सड़क बनाने के लिए किया जाता है तो उसने वो वाला हिसाब किताब कर दिया, पहले फिर अब सड़क को दोबारा बनवाने में, सड़क को तोड़ने में, सड़क को वो सब कुछ करने में बहुत टाइम लगेगा। क्या कहते हैं इस बारे में आप? मेरी बात समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ? तो बाउंड्रीज अगर आप लोग टेक्स्ट पे लिखते रहे ना, तो फिर मेरे लिए भी बात करना आसान होगी, जैसे मुनजा कह रही थी। हाँ जी, आप लोग हाँ अपना जी। इनबॉक्स में जो है वो साथ साथ शेयर करते रहे। देखें, हमारा इतनी खूबसूरत बात की है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो क्यों इस चीज पे इतना ज्यादा जोर दिया जाता है कि हमें अपने आप को बहुत ज्यादा डिप्रेस नहीं रहना है, हमारा खुश रहना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसे ही वो पैदा हुआ है वो फील तो उसने करना शुरू कर दिया है ना। जब उसने चीजों को फील करना शुरू कर दिया है तो उसी 9 महीने के अंदर सारी चीजें उसके अंदर क्रिएट होनी है ना। डीएनए एक अलग चीज है, लेकिन जो वो खुद ऑब्जर्व करता है, जो हमारी सेंसेशंस हैं वो तो उसको महसूस होती हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है कि एक 4 महीने का 6 महीने का बच्चा आपकी लैब में है और माँ जो है वो ज़ारो कतार रो रही है और बच्चा उस चीज को लेके आपके मुंह की तरफ नहीं देखता। आप उसके साथ हंसते हैं तो वो हंसता है, इसका मतलब है वो इमोशंस को फील कर सकता है, तो वो आपके हंसने पे आपको हंस के जवाब देता है, आपके रोने पे जो है वो उसको मुंह लटक जाता है बच्चे का। अगर आप उसको थोड़ी सी आंखें फैला के देखते हैं, मुंह से कुछ भी नहीं बोलते, हमारी सिर्फ आंखें थोड़ी सी जो है वो ज्यादा खुली होती हैं और हम आंखें फैला के बच्चे की तरफ देखते हैं, ऐसे हो जाता है बच्चा। ऐसे ही है ना, सांस खिंचती है उसकी, एक दफा वो खामोश हो जाता है कि शायद उसने ऐसा कर दिया है। तो मतलब ये कि ये सारे पैटर्न से माँ की कोख में लर्न किए हैं जिनको वो बाहर आके प्रैक्टिस कर रहा है। और जो बच्चे के पैदा होने के बाद के 5 साल होते हैं, इसमें उसकी पूरी शख्सियत जो है वो डेवलप होती है। ठीक है, इसमें एक अलग टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा इसमें एलाबोरेट कर देती हूँ। जो 0 to 7 ईयर का होता है, वो वो टाइम होता है जिसमें आपने बच्चे के साथ बिल्कुल इस तरह से चलना है कि वो बादशाह और आप गुलाम है ना। ठीक है, आपने सारी बातों पे जो है वो मनवान उसकी बातें जो है वो माननी है, उसके साथ जो है मोहब्बत से, खेल में, लाड में, नखरों में जो है वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। 7 से 12 ईयर्स जो है वो साइकोलॉजिकली बच्चे की ट्रेनिंग का टाइम होता है, जिसमें आप उसके साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उसके साथ थोड़े बहुत जो है वो बाउंड्रीज उसको बता रहे होते हैं कि यहाँ पे आपको रुकना है, यहाँ पे आपको ये काम करना है, ये नहीं करना। कहीं ना कहीं जो है वो हमें उसको ना करना बता रहे होते हैं कि आपको नो भी फेस करना पड़ेगा जिंदगी में। और उसके बाद दोबारा से आपने उनके साथ जो है वो लाइवली रहना है, वो पेरेंट्स रहना है जो ट्रस्ट वर्दी हो, जिन पे बच्चा ट्रस्ट करके अपनी अच्छी बुरी चीजों को आपके साथ बयान कर सके। क्योंकि 12 साल के बाद बच्चे का बाहर की दुनिया का एक्सपोजर जो है वो बढ़ जाता है, वो इंडिपेंडेंटली आपके साथ आना जाना, आपके बगैर जो है वो आना जाना शुरू कर देता है। ठीक है,
जी हमारा, आप कोई और बात करना चाहेंगी या हम अपने टॉपिक पे वापस जाएं? एक दो बातें जो जी आपने जी लास्ट जी जी। से बात करी है ना, कि बाउंड्री हमें खुद की रिस्पेक्ट खुद करनी है। जैसे अगर आप इसको एक्सपीरियंस करें कि जो सलूक हम अपने बच्चों से करते हैं ना, वैसे ही सब हमारे बच्चों से सलूक करें। हम बच्चों के अंदर प्लीज अमारा के अलावा किसी का माइक ऑन है तो वो बंद कर लीजिए। अमा अमारा के अलावा किसी का माइक ऑन है वो बंद कर लें प्लीज। आप जी कर हमारा, दीजिएगा बात कीजिए। शाबा गौरी का माइक, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि जैसे ना जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर आप देखें कि बाज बच्चों की को डांट पड़ रही होती है, सबसे ही डांट पड़ रही होती है, और बाज बच्चों को डांट नहीं पड़ रही होती। तो होता क्या है कि जैसी माँ या बाप बच्चे के साथ सलूक करते हैं ना, वैसे ही पूरी सोसाइटी उसके साथ सलूक कर रही होती है। तो ऐसे ही हम खुद हैं, जब हम अपनी खुद की रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो फिर सब हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मतलब इसके अंदर जो आपने लास्ट टाइम भी बात की थी सेशन के अंदर, आपने जो हमने टेक्निक्स बताई थी पॉजिटिव एनर्जी की, तो जितनी ज्यादा हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है, उतना ज्यादा हम बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं इजीली। तो असल जो फोकस है बाउंड्री क्रिएट करने के अंदर, वो हमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी पे करना है। क्योंकि अगर हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी होगी ना, तो हम बाउंड्री क्रिएट करने लगेंगे तो हम बदतमीजी कर जाएंगे, हम मतलब हमसे हमसे गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम इसको अपना राइट समझते हुए, अपना हक समझते हुए, और इसको हम जायज तरीके के साथ मस्बत अंदाज से हम करेंगे, तो दूसरे इस चीज को मस्बत लेने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई हमें इसको मस्बत ही लेना है। अच्छा, एक और बात जो आप शेयर करी थी, वो बहुत अच्छी लगी थी मुझे। अपने साथ हदूद लगाएं, अपने साथ बाउंड्रीज लगाएं। तो उसमें मुझे एक ये चीज आई थी कि मैंने अक्सर खवातीन को देखा है, अगर वो कॉल पर आए, वैसे बात करने के लिए आए, या ग्रुप के अंदर डिस्कशन कर रही हूँ अपने, हमारा जो ग्रुप है ज़िंदगी जिंदगी का सुकून, उसमें तो ना बिला वजह किसी की भी बात को सुनकर अपनी जो दुख हैं, अपनी जो तकलीफें हैं, उसको ना फौरी फौरी ऐसे दूसरों के सामने शेयर करने लग जाती हैं, खोल लेती हैं। तो बड़ा तकलीफ दे होता है हमारे अंदर के लिए कि हम अपने दुखों को हर वक्त हर जगह पर खोल के बैठ जाए ना। यानी कि आप देखें ना, अगर आपका कुछ जख्म है, और आप जाहिर है आपका एक जख्म है, आप जख्म को अगर आप हर जगह पे करेंगी, डिस्क्लोज करेंगी, तो उस पे मक्खियां ज्यादा बैठेंगी, जर्म ज्यादा बैठेंगे, नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप उसको किसी सेफ स्पेस के अंदर, किसी खास जगह के अंदर जाके खोलेंगी, जहाँ पर कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई आपका ट्रीटमेंट कर सकता है, ऐसा कोई शख्स है कि जो कम से कम आपके जख्म को मजीद खराब नहीं करेगा, नमक नहीं छिड़केगा उसके ऊपर, तो वो फिर आपके लिए सेफ होगा। तो वो ये होती है बाउंड्री क्रिएट करना अपनी जात के साथ। मतलब एक ये बाउंड्री जो है हमें मस्ट क्रिएट करनी चाहिए खवातीन को, कि हमें अपने दुख, अपने तकलीफ हर वक्त हर जगह पर नहीं खोलनी है। अगर जोर से आ भी रही है ना, तो फिर भी आप कोशिश करें कि नोट पैड खोल के नोट पैड पे लिख लें। आप अपने साथ में मैसेजिंग करके वहां पर लिख लें, आप जर्नलिंग करके उस पे मतलब डायरी खोल के डायरी पे लिख लें बातें। लेकिन किसी ऐसी जगह पर शेयर ना करें कि जहां से आपको वल्नरेबल होने का खौफ भी हो, खतरा भी हो कि यहाँ पे मसले मसाइल भी बन सकते हैं। अच्छा, अभी हम जो हमारे स्लाइड्स हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आखिर में एक क्वेश्चन जो है ना, वो बहुत ज्यादा था कि टॉक्सिक लोगों के साथ कैसे बॉन्ड क्रिएट करें, तो उस पर मैं कुछ बात करूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके बाद आ जाती आप है हमारी थर्ड बाउंड्री, जिसमें हम कहेंगे टाइम बाउंड्रीज। मतलब ये कि टाइम हमारे आराम का टाइम है, हमारे खाने का टाइम है, हमारे सोने का टाइम है, हमारे जागने का टाइम है। अगर हम मदर्स हैं, अगर हम घर को लेके चलने वाली केयर टेकर्स हैं, तो मेरा इन चीजों को सेट करने का मतलब ये है कि मेरे घर में जितने बच्चे हैं, जितने फर्द हैं, मैं उन सब को एक स्केड्यूल ऐसा सिखा रही हूँ जिसमें मैंने अपने लिए भी वक्त बचाना है, और मैंने उनको भी बताना है कि भाई इससे ज्यादा मेरा बॉडी क्लॉक जो है वो इजाजत नहीं देता है कि मैं काम में लगी रहूं, या मेरा बॉडी क्लॉक जो है वो 9 बजे ऑफ हो जाता है और मुझे उसके बाद जो है वो सिर्फ अपना बिस्तर चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर सुबह 6 बजे उठती हूँ और सुबह 6 बजे से उठने के बाद रात तक जो है वो मेरे पास सोने का टाइम नहीं बचता है, तो मैंने अपने काम को इस तरह से वाइंड अप करना है कि मैं 9 बजे इसको क्लोज कर दूं, वाइंड अप कर दूं। बहुत सारे घरों में बहुत सारे मसले इस तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सादा सी बात, घर में खाने का टाइम जो है वो तय नहीं होता। घर में कितने बजे जो है वो खाना खाया जाएगा, एक बंदा 5 बजे आ रहा है, एक 6 बजे आ रहा है, एक 7 बजे आ रहा है। खवातीन के साथ ये मसला होता है, वो 5 बजे वाले को भी ताजा ताजा रोटी बना के दे रही होती है, 6 बजे वाले को भी, 7 बजे वाले। अगर तो किसी को कोई जेन्युइन रीजन है कि भाई किसी का काम जो है वो इतना लेट है कि वो नहीं आ पा रहा टाइम पे, तो इट्स ओके, ठीक है। लेकिन घर में जो 2 3 4 लोग हैं,
वो तो सब लोग एक साथ बैठ के खा सकते हैं ना, और आप भी उनके साथ ही बैठ के खाएं। मत अपने आप को एंड तक लटकाएं कि भाई ये लोग खा ले मैं उसके बाद खाऊंगी, नहीं। मेरा खुद के ऊपर ये हक है, मेरा अपने ऊपर जो है वो ये हक है कि मैंने भी अपने आप को खाना खिलाना है टाइम पे, और इन सब लोगों के साथ बैठ के इनकी कंपनी को भी इंजॉय करना है और अपने आप को पुरसुकून भी करना है, ठीक है। मैंने आगे बढ़ के जो है वो स्टेप लेना है कि मेरे पास ये अथॉरिटी है कि मैं खाने का टाइम मुख्तस कर सकूं। तो लाइक अंदाजा होता है हर घरों में कि कितने एक बजे के आसपास जो है वो सब लोगों को भूख लग जाती है। 6 बजे का टाइम है, सबको आवाज देना शुरू कर दें कि भाई खाना तैयार हो गया है, आ जाए सब लोग खा लें। जो लेट आए उसे कहें कि प्लीज पहले आ जाते तो मेरे लिए आसानी होती। 2 4 6 10 दिन लगातार जो है वो हम एक ही बात को जब करते हैं तो घर वाले जो है वो एक साथ बैठना शुरू कर देते हैं। 9 बजे का टाइम है, बच्चों को लिटाना शुरू करें कि बेटे मुंह हाथ धो ले, कपड़े चेंज कर लें, दुआएं पढ़ लें, नमाज पढ़नी है, जो भी करना है करवाएं काम। और उनसे कहें कि 9 बज रहे हैं, अब आपका बेड टाइम हो रहा है, अब आपको जो है वो बेड में लेट जाना चाहिए, ताकि आप थोड़ी देर जो है वो उनके साथ बातें करें, स्टोरी सुनाएं, गपशप करें। 15 20 मिनट सोने से पहले जो है वो अपने बच्चों को जरूर दें, जरूर दें। मोबाइल की दुनिया से हट के जो है वो सिर्फ उनके साथ करें। एक तो इससे ये होता है कि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता है, दूसरा ये कि सुकून आता है, हमारे जिस्म में सुकून आता है, हमारे बच्चों के दिमाग में सुकून आता है, नींद अच्छी होती है। क्योंकि सोने से पहले जितना हेल्दी टाइम आपने गुजारा होता है वो आपकी बेहतर नींद की जमानत होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टाइम रिलेटेड बाउंड्रीज जो हैं वो आपने अपने साथ खुद क्रिएट करना शुरू करनी है। मेरी नमाज का टाइम है तो मैंने किसी की रोटी पकाने के लिए, किसी को जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए अपनी नमाज का टाइम जो है वो खत्म नहीं कर लेना, ठीक है। 5 10 मिनट आगे पीछे हो रहे हैं तो इट्स ओके, फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है, बट मेरे लिए मेरी जात जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इनिशिएट खुद से करना है कि मैं अपने लिए जो है वो क्या कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज आ जाती हैं। इसमें वही बात कि अगर कोई बुराई कर रहा हो तो हमने उसको किस तरह से रोकना है, ठीक है। मेरी जाती राय में वो शख्स बहुत बुरा है, ठीक है, लेकिन जहां मैं बैठी हूँ वहां पे मैं बैठ के किसी को बुरा कह नहीं सकती, ठीक है। तो मैंने अपने ऊपर जो है वो ये बाउंड्री में लगानी है कि मैंने अपने मुंह को वहां पे बंद रखना है। मैंने बगैर मांगे अपनी ओपिनियन नहीं देनी है, मैंने बगैर मांगे किसी को मशवरा नहीं दे देना है, ठीक है। मेरे दिमाग में कौन सी थॉट्स चल रही हैं जरूरी नहीं है कि मैं हर वक्त हर एक के सामने जो है वो, वही हमारा वाली बात कि अपने दुखों को सबके सामने हमने खोल के नहीं रख देना है। सबसे पहले हमने अपने आप को इजाजत देनी है कि मैं अपने आप को इजाजत दूं कि क्या मैं ये बात शेयर करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती, क्या ये बात शेयर करना मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं। और इन सारी चीजों को कोई पकड़ के हमसे नहीं करवा सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं कैसे करें कैसे करें, हमने खुद अंडरस्टैंड करना है, हमने खुद समझना है कि मेरे लिए क्या चीज फायदेमंद है और क्या चीज फायदेमंद नहीं है। कौन सी ऐसी चीज है जो मैं बोल दूंगी तो मुझे उस पर मैनिपुलेट किया जाएगा। तो मैंने उन सारी चीजों के ऊपर अपनी ओपिनियन देने के लिए अपने आप को मजबूर नहीं करना है कि भाई तुम्हें अपने जो है वो तुम्हारी वर्थ तो तभी बन सकती है कि अगर तुम यहाँ पे बैठ के बोलोगी, बात करोगी। हाँ भाई, हजूम के अंदर मैं खामोशी से बैठ के बात सुन रही हूँ तो ये भी मेरी वहां पे जो है वो पार्टिसिपेशन है कि मैं वहां पे एज अ ऑडियंस बैठी हुई हूँ। हर वक्त हमें हर बात बोलनी नहीं है, ठीक है। एक बहुत पॉपुलर मीम सोशल मीडिया पे जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है, और हमारे घरों में भी कि जी हमारे घरों में मेहमान आ जाए तो उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए या उन्हें एंटरटेन करने के लिए जो है वो पेरेंट्स बच्चों की सारी उल्टी हरकतें उनको बता रहे होते हैं। कितना ज्यादा हम ये मीम देखते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई ये तो नालायक है, ये तो पढ़ता नहीं है, ये तो रोता बहुत है, ये तो ये कर लेता है, ये तो वो कर लेता है, नहीं जेजू करना चप्पल है। नहीं ना पहनी, बाबा पाँव काट देंगे। जल्दी से चप्पल पहनो आकर। तो हमने वहां पे अपने बच्चों की बुराइयां नहीं करनी है, मुझे अपने आप को रोकना है उन बुराइयों से, ठीक है। तो मेरी सोच और समझ जो है, मेरा फहम जो है वो किस तरह से मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकता है, मैंने ये चीजें देखनी है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और हमारे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी। अगर हम अपने बच्चों की बुराइयां, अपने बच्चों की कमजोरियां दूसरों के सामने खुलेंगी तो अगली दफा वही बंदा आपसे जो है वो 4 बातें मजीद पूछ रहा होगा जो कि मुझे नहीं बतानी है। मैरिटल बाउंड्रीज आ जाती हैं, इसके ऊपर हमने पहले भी बात की है कि हमने अपने रिलेशनशिप्स को जो है वो किस तरह से बिल्ड करना है। क्या जब हमारी शादी हो जाती है तो बीइंग अ वाइफ और बीइंग अ हस्बैंड हमने अपने सिबलिंग्स की सारी बातें अपने स्पाउस को बतानी है तो नहीं बतानी। मेरी बीवी या मेरा शौहर वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है,
लेकिन मुझे उसको इम्पोर्टेंस जताने में के लिए ये नहीं बताना है कि भाई मेरे बहन भाई तो ये करते हैं, वो तो मेरे साथ ऐसे हैं, वो तो मेरे साथ बुरे हैं, उनकी ये कमजोरियां, उनकी ये कमी है। सेम बीवियों के लिए बात है और सेम हस्बैंड्स के लिए बात है कि उन्होंने अपनी फैमिली के वीक पॉइंट्स अपने स्पाउस के ऊपर शो नहीं करने हैं अनटिल अनलेस आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दें, अनटिल अनलेस सारे लोग अपने अपनी फैमिलियों में सेपरेटली सेटल डाउन है। और फिर आपको लगता है कि हाँ मेरा स्पाउस जो है वो इनके इस हसद का शिकार ना हो जाए, इनकी इस बुराई का शिकार ना हो जाए, तो तब वहां पे आपने अपने आप को मार्जिन देना है। क्योंकि जितनी भी बाउंड्रीज हैं ये कोई हरफ आखर नहीं है, इनको रीशफल किया जा सकता है, इनको रीऑर्गेनाइज जो है वो किया जा सकता है। तो हमने अपने वालिदैन की, अपने घर की सारी बातें नहीं बतानी है, ठीक है। मेरे पास्ट में क्या रिलेशनशिप्स रहे हैं, मेरी कितनी मंगनियां रही हैं, मेरी कितनी दोस्तियां रही हैं, मुझे अपने स्पाउस को नहीं बताना है, ठीक है। और ना ही मेरा स्पाउस मेरे से इन बातों पे सवाल कर सकता है, ठीक है। ना खुद पूछना है और ना बताना है, और ना आपने अपने स्पाउस से इन टॉपिक्स के ऊपर सवाल करना है, क्योंकि ये वो बातें हैं जो शुरू शुरू में प्यार मोहब्बत में हम बोल देते हैं और बाद में पूरी जिंदगी के लिए जो है वो ये चीजें ताने बन जाती हैं, ठीक है। मैं आराम करती हूँ, मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या नहीं खाती, मैं क्या पहनता हूँ, क्या नहीं पहनता, इन चीजों को आहिस्ता आहिस्ता पोलाइटली पॉजिटिव वे में जो है वो हमने कम्युनिकेट करना है। बट नेगेटिव साइड अपनी भी किसी को जो है वो खोल के नहीं रख देनी है अनटिल अनलेस अगला बंदा जो है वो आपको एक्सप्लोर कर ले। मेरे जितने भी मनी मैटर्स हैं, बहुत सारे मसले ये होते हैं वर्किंग वुमेन्स के कि भाई जो मेरा बैंक अकाउंट है वो मेरा शौहर कहता है कि भाई तुम्हारा और मेरा बैंक अकाउंट सेपरेट तो नहीं है, तुम अपने पैसे मेरे बैंक अकाउंट में डलवा दो। भाई मुझे नहीं डलवाने हैं, मुझे उसको सीधी तरह नो बोलना है कि नहीं ये मैं सेपरेट ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी तो अपना बैंक अकाउंट आपके साथ कोई को नहीं कर रहा ना। अगर हस्बैंड कमा रहा है तो भाई वो भी आपके ऊपर इक्वली ट्रस्ट उससे भी करना चाहिए, वो भी सारा पैसा आपके बैंक में रख सकता है। अगर वो आपसे ये डिमांड कर सकता है कि आप सारा पैसा जो है वो उसके बैंक अकाउंट में रखे, तो इन चीजों के ऊपर वर्बली बोल के हमने ना कहना है, ठीक है। अगर आप कमाते हैं तो घर के ऊपर खर्च करने में कतई कोई कबाहत नहीं है। ये जो चीजें कहते हैं कि भाई औरत का पैसा औरत का है, डेफिनेटली औरत का पैसा औरत का है, लेकिन अब मौजूदा सर्कमस्टांसिस को देखते हुए, मौजूदा हालात को देखते हुए हमने भी उसकी जेब के ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ नहीं डालना है। तो वहां पे हमने उसका भी ख्याल करना है। और अगर मैं कमा रही हूँ तो भाई ये मेरा घर है, मैंने अपने घर को फैसिलिटेट करना है, अपने शौहर का सुकून देखना है, उसको तंग नहीं करना है, ठीक है। तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं, ये वो छोटी छोटी बाउंड्रीज हैं जो हम पॉजिटिवली लेके चले। हम यहाँ पे एक बात ये भी करना चाहूंगी कि हमारे ऊपर ना सोसाइटी का प्रेशर बड़ा होता है, हम लोगों को ये भी जताना चाह रहे होते हैं, स्पेशली वर्किंग वुमेन के केस बहुत ज्यादा आते हैं इससे रिलेटेड। इसलिए बात करूंगी स्पेसिफिक किसी एग्जाम्पल पे, क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों में से बहुत सारे अर्निंग हैंड्स होंगी कि खवातीन कमाती हैं और फिर वो ये कहती हैं कि भाई जो मेरा पैसा है वो मेरा है, मेरा शौहर मेरे से नहीं लेता। बहुत अच्छी बात है आपका शौहर आपसे नहीं लेता, लेकिन आप इतनी समझदार हैं, आपको पता है आपके शौहर की जेब क्या है, घर के खर्च कितने हैं। तो क्या मैं अपनी खुशी से अपनी जो है वो अपने घर के सुकून को मेंटेन करने के लिए अपनी कुछ चीजें, अपनी कुछ जरूरत की चीजें, अपने बच्चों की जरूरत की चीजें जो हैं वो अपने शौहर के साथ शेयर कर लेती हूँ कि भाई ये काम जो है वो मैं कर लूंगी, इट्स ओके, आप बाकी घर के अखराजात देख लें। तो इसमें कतई कोई कबाहत नहीं है। अपने आप को रिजिड नहीं बनाना है, फ्लेक्सिबल रखना है, ठीक है। फिर एक दफा से हम इसको जो है वो रिवाइज कर लेते हैं और फिर क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे और हमारा के हैंड ओवर करेंगे। एक तो ये कि आइडेंटिफाई योर लिमिट्स, हमें अपनी लिमिट्स के बारे में जानना है कि हमारी अपनी हदूद क्या है। हमने अपनी हदूद को जो है वो खुद लेके चलना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर उनके ऊपर जो है वो हमने वर्क करना शुरू करना है। तो मेरा तब्दीली जो है वो दुनिया में नहीं आ जाएगी, तब्दीली मेरे से शुरू होगी। तो मैंने अपने से तब्दीली जो है वो लाना शुरू करनी है, ठीक है। और वो चीजें जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, हमें बुरी लगती हैं, या वो चीजें जो हमें अच्छी लगती हैं, मेरी पसंद है ना पसंद है, मैं करना चाहती हूँ मैं नहीं करना चाहती, उनके ऊपर हमने गोल गोल जो है वो घुमाना नहीं है, अगले बंदे को जलेबी की तरह बात नहीं करनी, सीधी टू द पॉइंट क्लियर बात करनी है। लेकिन वो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि अगले बंदे को लगे कि मेरे सर में उठा के इसने जो है वो पत्थर मारा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आराम से पोलाइटली अच्छे अंदाज से, ठीक है। वो चीज जो आप चाहते हैं कि आपके बारे में आपके घर के लोग या उस नई फैमिली के लोग जो है वो सीख जाएं, तो उनको कॉन्टिन्यूटी के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। हमें तीसरा और चौथा पॉइंट जो है वो एक दूसरे के साथ को रिलेट करते हैं। जब कोई भी काम हम करना शुरू करते हैं तो हमें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ती है,
उस रेजिस्टेंस के लिए हमने अपने आप को जो है वो प्रिपेयर रखना है कि भाई कोई 4 महीने, 6 महीने, 1 साल हो सकता है मुझे मेरे इस बिहेवियर के लिए रेजिस्टेंस फेस करना पड़े, लेकिन अगर मैं मुतमईन हूँ कि हाँ ये चीज जो है वो मेरे लिए फायदेमंद है और किसी दूसरे के लिए भी कोई मेजर नुकसान का सबब नहीं बनती, तो मैंने उसे कॉन्टिन्यूटी के साथ जो है वो करना है, उसमें ब्रेक नहीं लेना है। मुझे थोड़ा गाइड कर दें कि मुझे फ्रेंडशिप करनी नहीं आती। अगर न्यूली फ्रेंडशिप है तो मैं बहुत ज्यादा सीक्रेट रिवील कर देती हूँ, ठीक है। देखें, वही बात जो मैंने अभी एग्जांपल दी कि हम किसी को भी एंटरटेन करने के लिए अपनी वीकनेसेस बता रहे होते हैं, तो उसको एंटरटेन करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। क्या अगर कोई शख्स मेरी वीकनेसेस को सुन के एंटरटेन हो रहा है तो भाई वो क्या आपके साथ लॉयल हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं किसी के साथ दोस्त हूँ तो मुझे कुछ वक्त जो है वो उसको भी देना है और खुद को भी देना है। हम खुद को वक्त नहीं देते हैं ऑब्जर्व करने का, अंडरस्टैंड करने का, ठीक है। तो जब हम खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए वक्त देते हैं कि मैं अगले बंदे के रवैये को समझ सकूं, जान सकूं, तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता लेयर बाय लेयर दूसरे के ऊपर ओपन होते हैं। और जब हम लेयर बाय लेयर ओपन नहीं होते, हम जो है वो यकदम अगले बंदे के सामने अपना सब कुछ खोल के रख देते हैं, तो वो हमें मैनिपुलेट भी करते हैं, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स या घर के दूसरे लोग मेहमानों को उनकी बुराई बताएं, करने लग जाएं तो क्या करें? अच्छा, अगर तो दूसरे लोग मतलब दादा दादी, नाना नानी जो है वो अपनी पोते पोतियों, नवासों की बुराइयां जो है वो करना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे वन लाइनर जरूर थ्रो किया करें कि अम्मी कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे इसी तरह से करते हैं, हम लोग भी तो इसी सारी स्टेज में से गुजरे हैं। आपका ये जुमला जो है वो कहने को बहुत छोटा सा, बहुत हल्का सा है, बट बहुत इफेक्टिव है। ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है कि अगला बंदा जो है वो बात को वहीं पे स्टॉप कर देता है, या जो उसका नेगेटिव असर होता है वो वहीं का वहीं जायल हो जाता है। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहकर हम किसी काम से ना कह दें तो हम नहीं कर सकते, तो अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो अपने कामों को डिवाइड करें कि किसने कौन से काम करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, ठीक है, ताकि आपको ना कहना जो है वो पड़े ना। और अगर कोई बंदा आपसे फेवर ले रहा है तो डेफिनेटली आप भी उसके अल्टरनेट में जो है वो फेवर ले सकते हैं, ठीक है। तो हम जब काम डिवाइड नहीं करते तो ये चीज हमारे लिए जो है वो नुकसान देती है कि हम मुरब्बतन जो है वो डिवाइड नहीं करते। अच्छा, मैनिपुलेशन को एक्सप्लेन कर दे। मैनिपुलेशन को ये कि भाई एक तो इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है कि रिमशा बहुत अच्छी है, इसको तो जब जो काम कहो ये कर देती है, इसने कभी मुझे ना नहीं किया। दैट इज अ डायरेक्टली मैनिपुलेशन, ठीक है। मैं रिमशा को जो है वो मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी जो है वो बातें लगा रही होती हूँ, तो रिमशा जो है वो बेचारी मुझे ना नहीं बोल सकेगी, ठीक है। और इसी तरह जो है वो हम फिर दूसरी टर्म जो है वो मैनिपुलेशन की ये होती है कि ये तो भाई बंदी जो है बहुत ही कड़वी है, ये तो कभी किसी का काम कर ही नहीं सकती ना, ये तो करती नहीं है। इससे तो हमें सिर्फ हमेशा ना ही सुनने को मिलती है। ये भी मैनिपुलेशन है, ठीक है। तो फिर वो बंदा कहता है कि यार इसको जो है वो एवरी टाइम मेरे से जो है वो शिकायत ही रहती है, तो मैं क्यों ना इसकी शिकायत को जो है वो दूर कर दूं और इस दफा जो है मैं ये काम कर दूं ताकि इसको मेरे से गिले शिकवे जो है वो खत्म हो जाए। बेसिकली इसको सादा लफ्जों में कहें कि ये एक स्नीकी वेज होते हैं कि आप जो चाह रहे होते हैं आप अगले अगले बंदे से काम निकलवाते हैं। सम टाइम आप बटरिंग कर रहे होते हैं, सम टाइम जो है वो आप उसके ऊपर कंट्रोल हासिल करके कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर बाउंड्रीज ना बनाने की वजह से कोई आपको करीबी रिश्ता मैनिपुलेट कर रहा हो तो कैसे हैंडल करें? किस तरह से मैनिपुलेट कर रहा हो बाउंड्रीज बनाने की वजह से? आपने जब बाउंड्रीज, जब भी आपके दिमाग में आया है ना, आपको समझ लगा है कि अगला बंदा आपका फायदा ले रहा है, आपने फौरन से पहले जो है वो बाउंड्री सेट करना शुरू कर देनी है, थोड़ा 2 कदम पीछे हटना शुरू कर देना है, ठीक है। अगला बंदा इस रेजिस्टेंस पे जो है वो आपको थोड़ा तंग भी करेगा, लेकिन वही बात के रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी, तो इट्स ओके। रेजिस्टेंस के लिए अपने आप को जो है वो मेंटली प्रिपेयर रखना है। किस तरह की आदतें बच्चों की बन जाए? वजीहा, आप इसको करेंगी? जी ऐसे जैसे मतलब बाज दफा ना बच्चे एक दफा की नहीं सुनते। हम्म। मतलब आप उनको बोलते रहेंगे और वो अगेन एंड अगेन वो बात आप उनको समझाते रहेंगे। अब जाहिर है वो इतने बड़े हो चुके हैं कि हाथ उठाना या बिला वजह का उनके साथ ये हम्म। करना भी सही नहीं है। हम्म। नाराजगी भी शो करते हैं। मतलब बॉन्डिंग अच्छी है, अपनी बातें शेयर करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन एक ये चीज है कि बस एक दफा की बात नहीं सुनी या एक दफा में काम नहीं करी, आपको बार बार बोलना पड़ता उसके लिए। देखिए, जब भी हमने बच्चों को कोई चीज सिखानी है ना,
इस चीज को तो दिमाग से निकाल दें कि वो एक दफा कहने पे वो काम कर लेगा, नहीं कहते। अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में एक ही बात कितनी दफा बताई है। कोई भी कुरान पाक में कही गई एक बात सिर्फ एक दफा है। क्या नमाज का हुक्म अल्लाह ताला ने हमें सिर्फ एक दफा दिया? नहीं दिया ना। अल्लाह ताला ने कितनी ज्यादा दफा, कितने मुख्तलिफ अंदाज में हमें नमाज का हुक्म दिया है। कहीं पे हमें डरा के, कहीं पे जो है वो हमें मोहब्बत के साथ, कहीं पे जो है वो हमें प्यारी उम्मत कह के, कहीं पे जो है वो परहेजगार बता के, कहीं पे नाशुक्रा कह के। तो अल्लाह ताला ने एक ही बात को कितनी ज्यादा अंदाज में जो है वो किया है। तो हमने अपने बच्चों के साथ इसी पैटर्न को लेके चलना है कि कभी हमने वही बात उसको मोहब्बत से कहनी है, कभी वही बात जो है वो हमने उसको थोड़ा अपने आप को जो है वो असर्टिव वे में उसको कहना है, फर्म रवैये के साथ कहना है। कभी जो है वो हमने उसको प्यार से समझाना है। कभी बहुत गुस्सा आ रहा हो तो बच्चे को गले लगा लें और उसको चूमे, उसे कहें मेरा बेटा जब मुझे इस तरह से बार बार आपको ये बात करनी पड़ती है, मामा थक जाती है, मुझे समझ नहीं आती मैं अपने बेटे को ये बात किस तरह से समझाऊं। ठीक है, प्यार से माथा चूमे बात कहें। बात तो वही है ना जो हमने कही है, जो हमने थप्पड़ मार के भी कहनी है। ठीक है, तो बात वही है कि हमने उसको गले लगा लिया और मोहब्बत से जो है वो कहा। तो हमें बार बार एक बात बच्चे के साथ रिपीट करनी पड़ेगी। ठीक है। जी सही, थैंक यू। अच्छा, आगे है बस आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद हम इसे वाइंड अप करेंगे क्योंकि 3 मिनट रह गए हैं और हमारी जो है वो गायब हो गई हैं। अच्छा, आप गुस्सा है तो आपको बच्चों को रोकता चुप नहीं करवाएंगे, पकड़ेंगे? देखिए, आपका बच्चा आपकी जिम्मेदारी है सिखाना। अगर वो मोहब्बत में, प्यार में जो है वो फर्क कर रहे हैं तो हमें इस चीज पे अपने आप को नहीं परेशान करना। ठीक है, क्योंकि हम कह के अपने बच्चे को किसी से मोहब्बत नहीं दिलवा सकते। हमें अपने बच्चे को वो खुद सारी मोहब्बत देनी है, उसको इस तरह से बनाना है कि उसको दूसरों की तरफ से जो है वो एवरी टाइम अफेक्शन मिलेगी तो वो सेटिस्फाइड रहेगा, ये जरूरी ना हो उसके लिए। जी खदीजा, आप सवाल कर लें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये अस्सलाम। बाउंड्री सेटिंग में मैंने पूछना था कि जिस तरह स्पाउस के साथ मतलब हमने अपनी रूटीन में कुछ चीज़ें सेट करनी है तो वो हम कैसे सेट करें, स्पेशली अगर मतलब एंगर है स्पाउस की तरफ से या कुछ ऐसा है तो उसमें हम अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट करें। एक इन तो लॉज से तो थोड़ा आइडिया हो गया ना। जी जी। जी। अच्छा, अगर आपके स्पाउस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो सबसे पहले हमने उसके साथ जो है वो एट द स्पॉट हमने खुद जवाब नहीं देना शुरू करने, क्योंकि ये वो चीज होती है या ये वो बिहेवियर होता है जो अगले बंदे के गुस्से को बढ़ा देता है। ठीक है, खामोश हो जाए, वहां से साइड पे चले जाएं। ठीक है, और उसके बाद अपने आप को इस चीज की इजाजत दें कि हम अंडरस्टैंड कर सके कि उनके गुस्से की वजह क्या है। क्या लॉजिकल रीजन है या इलॉजिकल है? अगर तो लॉजिकल रीजन है तो कम्युनिकेशन, जब भी उनका मूड अच्छा हो तो उनके साथ कम्युनिकेट करना है। ठीक है, और अगर इलॉजिकल रीजन है तो भी हमारे पास ऑप्शन जो है वो कम्युनिकेशन की है। ठीक है, तो हम अगले बंदे की नेचर को कभी तब्दील नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि वो खुद एफर्ट ना लगाए। हमारे पास जो ऑप्शन बचती है वो ये कि हमने अगले बंदे के बिहेवियर के साथ मैनेज किस तरह से करना है। मुझे पता है कि मेरा स्पाउस जो है वो किस किस बात पे गुस्सा हो सकता है, तो मैं कोशिश करूंगी कि उन चीजों को मैक्सिमम अवॉइड कर लूं, या उन चीजों के बारे में पहले उससे कम्युनिकेट कर लूं, उसकी राय ले लूं कि क्या मैं ये काम इस तरह से कर लूं या ना करूं। ठीक है, मैं करना चाह रही हूँ तो आप मुझे बता दें। ठीक है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता से ट्रेन करना शुरू करना है, उससे उसकी राय लेके पहले कम्युनिकेट कर लेना है, पहले ही मसले का हल जो है वो ढूंढ लेना है ताकि उस पे डिसएग्रीमेंट हो ही ना। क्योंकि हम मोस्टली डिसएग्रीमेंट्स तब होते हैं जब हम सडनली कोई काम करते हैं, अगला बंदा कहता है ये ऐसे तो नहीं करना था। तो अगर पहले से कम्युनिकेशन हुई होगी तो वो चीजें मसले का सबब नहीं बनेगी। और अपने स्पाउसेस के साथ कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग बनानी है, फिजिकल भी और वर्बल भी। ठीक है, अब आखिरी मिनट चल रहा है, मेरे ख्याल हम इसको वाइंड अप करते हैं। आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप में भी मेरे से पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि